क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा आंदोलन चला जिसने समाज को तोड़ने वाली जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश किया। एक ऐसा आंदोलन जिसने इंसानियत की बात किया, बराबरी की बात किया। इस आंदोलन का नाम था जाति तोड़ो आंदोलन। आज हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक आंदोलन की पूरी कहानी को। भारत में जाति व्यवस्था हजारों साल पुरानी है। समाज को जन्म के आधार पर बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्रों से भी नीचे रखा गया दलितों को, जिन्हें अछूत कहा गया। ये लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे और उन्हें इंसानों जैसा जीवन जीने का हक भी नहीं था। जब एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पे अपमान, अत्याचार और भेदभाव झेलना पड़े, तो क्या वो समाज इंसाफ वाला कहा जा सकता है? यही वजह थी कि भारत में कई सोचने समझने वाले लोगों ने कहा कि अब बहुत हुआ, जाति नहीं इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और वहीं से जन्म होता है जाति तोड़ो आंदोलन का। इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जाति के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना भारत में सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता है। उन्होंने कानून बनाया, संविधान लिखा और आखिर में बौद्ध धर्म अपना लिया ताकि दलितों को सम्मान मिल सके। अंबेडकर साहब से भी पहले एक और नाम आता है ज्योतिबा फुले का। उन्होंने ब्राह्मणवादी सोच का खुलकर विरोध किया। उन्होंने शूद्रों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले और शिक्षा को हथियार बनाया। इस जाति व्यवस्था ने इंसान को सिर्फ उसके जन्म से परिभाषित किया है। अगर तुम ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो तो तुम पूज्य हो, और अगर तुम दलित के घर जन्मे हो तो तुम्हें तिरस्कार झेलना ही पड़ेगा। इस अमानवीय व्यवस्था ने लाखों करोड़ों लोगों को शिक्षा, सम्मान और अधिकार से वंचित रखा है। समय के साथ जैसे जैसे भारत आधुनिक हो रहा था, वैसे वैसे लोगों में सवाल उठने लगे थे। क्या जन्म के आधार पर किसी को नीचा दिखाना सही है? क्या यह इंसाफ है कि एक बच्चा सिर्फ इसीलिए स्कूल न जा सके क्योंकि वो अछूत है? जाति ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया था। गांव में कुएं अलग, मंदिर अलग, स्कूल अलग और यहां तक कि चाय की दुकान पर दो अलग गिलास। यह अन्याय अब सहन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए आवाजें उठने लगी कि अब जाति को खत्म करना होगा। यही आवाजें धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई, जाति तोड़ो आंदोलन। जाति तोड़ो आंदोलन की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। इसकी नींव रखी गई थी 19वीं सदी में, जब ज्योतिबा फुले ने पहली बार ब्राह्मणवादी सोच का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि समाज में बराबरी होनी चाहिए। उन्होंने शूद्रों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। फुले ने साफ कहा कि जाति एक धोखा है और इसे तोड़ना ही होगा। इसके बाद आया वह नाम जिसने इस आंदोलन को रफ्तार दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने खुद छुआछूत झेली थी। उन्होंने पढ़ाई करके दुनिया को दिखाया कि दलित भी महान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। जब तक जाति का ढांचा रहेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था को खोलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जाति को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने संविधान में दलितों को आरक्षण दिलवाया ताकि उन्हें शिक्षा और नौकरी का अधिकार मिल सके। लेकिन जब देखा गया कि समाज नहीं बदल रहा है, तो उन्होंने 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और कहा कि हम अब उन नियमों को नहीं मानेंगे जो हमें नीचा दिखाते हैं। अंबेडकर के बाद एक और नेता उभरे, काशीराम। उन्होंने बहुजन समाज को एक नारा दिया, जो संख्या में ज्यादा है वही शासन करेंगे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बनाई और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया। उनका मानना था कि जाति को सिर्फ सामाजिक नहीं, राजनीतिक ताकत से ही तोड़ा जा सकता है। दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामासामी ने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति छेड़ दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम बना रहा है। उन्होंने द्रविड़ आंदोलन शुरू किया और जाति को जड़ से उखाड़ने की कोशिश किया। आगे चलकर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा, हम अपनी राजनीति खुद करेंगे और वोट की ताकत से जाति को तोड़ेंगे। उन्होंने बहुजन एकता पर जोर दिया और दलितों, पिछड़ों को एकजुट किया। इस आंदोलन के तीन बड़े हथियार थे,
शिक्षा ताकि लोग सोच सके और बोल सके, धार्मिक बदलाव जैसे बौद्ध धर्म अपनाना, राजनीतिक एकता ताकि अपनी सरकार बनाया जा सके, ब्रह्मावाद मुर्दाबाद, समानता जिंदाबाद, एक कुआं एक मंदिर एक पाठशाला होना चाहिए, जाति नहीं इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इन नारों ने हजारों लोगों को जगाया और एक नई सोच दिया। जाति तोड़ो आंदोलन को विरोध भी झेलना पड़ा। ऊंची जातियों ने इसका विरोध किया, हिंसा भी की गई। कुछ लोगों ने इस आंदोलन को धर्म विरोधी करार दिया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन रुका नहीं, क्योंकि यह सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई थी। फूलन देवी की बचपन में ही उन्हें जाति और लिंग के आधार पर कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। कम उम्र में उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा दी गई जो उनसे उम्र में बहुत बड़ा था। यह शादी उनके लिए बहुत दुखदायी साबित हुई, क्योंकि उनके पति ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। आखिरकार फूलन देवी ने इस शादी को छोड़ दिया और अपने मायके लौट आई, जो उस समय समाज में बहुत असामान्य और साहसी कदम था। फूलन देवी के गांव में ऊंची जाति के लोग, खासकर ठाकुर मल्लाह समुदाय के लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे। फूलन ने कई बार अपने परिवार और समुदाय के साथ होने वाले अन्याय को देखा और उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। उनकी बेबाकी और विद्रोही स्वभाव ने गांव के दबंग लोगों को नाराज कर दिया था। एक बार जब फूलन देवी ने गांव के कुछ ठाकुरों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें बदला लेने के लिए अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उनके साथ कई अमानवीय अत्याचार हुए, जिनमें सामूहिक बलात्कार भी शामिल था। यह घटना फूलन देवी के जीवन का सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ थी। इस अत्याचार ने उनके अंदर गहरे आक्रोश को जन्म दिया और उन्होंने ठान लिया कि वह अब चुप नहीं रहेंगी। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए फूलन देवी ने डकैतों के एक गिरोह में शामिल होने का फैसला किया। वह जल्द ही डकैतों की सरगना बन गई और अपने साहस और नेतृत्व के लिए मशहूर हो गई। फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ उन लोगों को निशाना बनाया जो निचली जातियों पर अत्याचार करते थे। खास तौर पे उन्होंने ऊंची जाति के उन लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने उनके समुदाय को दबाया था। 1981 में फूलन देवी ने बेहमई गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने उन्हें पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। इस घटना में उनके गिरोह ने कई ठाकुर पुरुषों की हत्या कर दी, जिनमें से कुछ उनके साथ हुए अत्याचार में शामिल थे। इस घटना ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए कितनी दूर तक जा सकती थी। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी पुलिस और सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। कई सालों तक वह पुलिस से छुपती रही, लेकिन 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने 11 साल बिताए। इस दौरान फूलन देवी ने अपनी जिंदगी पर विचार किया और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का फैसला लिया। जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था आई फूलन देवी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया बैंडिट क्वीन। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के दुख, संघर्ष और बदलाव की कहानी को दुनिया के सामने रखा। उनकी कहानी ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बन गई। एक डेकेड से सांसद बनने तक का उनका सफर असाधारण था। संसद में वह दलितों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वह निचली जातियों और महिलाओं के लिए एक प्रतीक बन गई थी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे बेहमई नरसंहार का बदला बताया गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और उनकी कहानी को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया था। हालांकि आंदोलन ने लाखों लोगों को जागरूक किया, लेकिन जाति व्यवस्था आज भी जिंदा है। गांव में दलितों को आज भी भेदभाव झेलना पड़ता है। हर साल सैकड़ों दलितों पर अत्याचार होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उच्च जाति के बराबर बैठने की हिम्मत दिखाई। कई बार ये आंदोलन राजनीतिक स्वार्थों में उलझ गया। कुछ नेताओं ने जाति के नाम पे
राजनीति किया, लेकिन बदलाव नहीं कुछ ला पाया। फिर भी उम्मीद बाकी है। आज भी भारत में जाति के नाम पे भेदभाव होता है, मंदिरों में, स्कूलों में, नौकरियों में, शादी में। लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया, शिक्षा और कानून के जरिए नई पीढ़ी आवाज उठा रही है। जाति तोड़ो इंसान जोड़ो। जाति तोड़ो आंदोलन ने हमें सोचने पे मजबूर किया, क्या हम सच में आजाद हैं? जब तक जाति है, इंसानियत अधूरी है।